हाँ भाई, तो केमिस्ट्री का हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है और जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने केमिस्ट्री की बहुत बेसिक, पूरा चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो हमारे अभी तक की प्रीवियस क्लासेस में इस्तेमाल हुए उन्हें इकट्ठा करेंगे और कुछ ऐसे जो नए भी होंगे। जैसे आज हम एक पुराना कंसेप्ट ही रिवाइज करने वाले हैं जिसको हम मोल कंसेप्ट बोल रहे हैं, और हम साथ साथ स्टोशियोमेट्री के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो मोल कंसेप्ट और स्टोशियोमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है ये, तो सबसे पहली बात तो लेक्चर नंबर 2 और मोल कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो एवोगाड्रो जी ने दिया था। इनके हिसाब से एक मोल जो होता है, 1 मोल जो होता है वो होता है 6.022 या 23 कह लो इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 मोल तो उसका मतलब हो जाएगा इतने पार्टिकल्स। कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है 1 मोल तो उसका मतलब हो जाएगा इतने पार्टिकल्स। मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल पेन है, विच इज नॉट पॉसिबल। आप समझें 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 एक बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर है कि प्रैक्टिकली इतनी चीजें नहीं होती हैं। अगर मैं आपको बोलूं क्या इस दुनिया में 1 मोल पेन होंगे पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पे, तो आंसर नहीं होंगे। आप हिसाब लगा लीजिए, दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। हर एक इंसान के पास अगर आप 1 करोड़ पेन भी दे दो, अगेन विच इज नॉट पॉसिबल, लेकिन आप 1 करोड़ पेन भी दे दो तो भी 10 की पावर 23 तक आप नहीं पहुंचोगे। तो दुनिया में 1 मोल पेन है क्या? नहीं है। दुनिया में 1 मोल लोग हैं क्या? नहीं है। दुनिया में 1 मोल लोगों के पास गाड़ियां हैं क्या? नहीं है। दुनिया में 1 मोल लोगों के पास बॉल है क्या? नहीं। मतलब 1 मोल एक इतना बड़ा वर्ड है कि ये नॉर्मल चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट क्या 1 मोल का जो कंसेप्ट है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत नॉर्मल सा है? तो आंसर है हाँ। जैसे कि शायद आप जानते हो, नहीं तो आप आज जान जाएंगे कि 18 ग्राम पानी में 18 ग्राम पानी इज लगभग 1 स्पून ऑफ वाटर। 18 ग्राम पानी के अंदर 1 मोल वाटर होता है, यानी 18 ग्राम पानी के अंदर 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होते हैं। तो अब आप समझ लो एक बाल्टी में कितने होंगे, एक टब में कितने होंगे, एक कुएं में कितने होंगे और एक समुद्र में कितने होंगे। तो ये जो नंबर ऑफ मोल है ये बहुत बड़ा नंबर है अगर हम मैक्रोस्कोपिक चीज़ों पर लगाना शुरू कर दें। लेकिन अगर यही नंबर हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों पर लगाना शुरू कर दें तो ये नंबर कुछ भी नहीं है। तो एवोगाड्रो जी ने पढ़ाई को आसान करने के लिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इतना बड़ा बड़ा कैसे बोले, एक नंबर बनाया, और इसके पीछे भी ऑब्वियस बात है कहानी है जो भी हमें नहीं जाननी है। लेकिन 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है जी। अब ये 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 या 23 जो भी ऐसा कह लो, बात एक ही है। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस, जिसके मैं मोल्स निकाल रहा हूं, अपॉन में उसी सब्सटेंस का हम लोग लेते हैं मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में उसी सब्सटेंस का क्या लिया जाता है? मोलर मास। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ही होता है, बस ग्राम पर मोल में होता है। और एक बात और ध्यान रखनी है जिसको हम अक्सर भूल ना जाएं, वैसे तो शायद ये बहुत बेसिक बात है कि जो मास ऑफ सब्सटेंस आप ऊपर लेते हो वो ग्राम्स में लेना होता है। अक्सर हमें आदत है कि जो मास है वो हम केजी में लेते हैं, बिकॉज केजी यानी किलोग्राम इज द एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। लेकिन मास मोल कंसेप्ट में हमेशा ग्राम में रहता है, क्योंकि जो नीचे मोलर मास हम लोग लेते हैं या हमने याद किया हुआ है वो ग्राम पर मोल में याद किया हुआ है, इसलिए जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो हमेशा ग्राम में ही रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मोलर मास, और ये जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो ग्राम में रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं और मुझे नंबर ऑफ मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसी भी कंपाउंड के, तो ऑब्वियस सी बात है 1 मोल में इतने पार्टिकल, इतने मॉलिक्यूल होता है, तो मुझे उसको 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, मुझे मोल्स निकालना है, तो मुझे उसी को बस डिवाइड कर देना है 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 से, अगर मैं मॉलिक्यूल से मोल्स में जाना चाहता हूं तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि मोल से मॉलिक्यूल में जाना हो तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, और मॉलिक्यूल से मोल्स में जाना हो तो एवोगाड्रो नंबर से
डिवाइड कर देंगे। अब अगर मुझे मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम में जाना हो तो वो फिर डिपेंड करता है कि उसके एक मॉलिक्यूल में जिसके भी हमें एटम्स निकालने हैं वो कितने हैं, वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये समझें कि मोल कंसेप्ट का मतलब क्या है। तो अगर किसी के पास लेट अस सपोज 2 मोल्स, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 2 मोल्स ऑफ H2O हैं, तो इसका मतलब बेसिकली मेरे पास 2 इंटू में 6.023 इंटू में 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं। अब 2 इंटू में का मतलब हो गया विच इज बेसिकली इक्वल टू 12.046 इंटू में 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी मेरे पास 12.046 इंटू में 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हो जाएंगे। ऐसे अगर मेरे पास मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 10 मोल्स ऑफ कार्बन है, तो कार्बन तो अकेला एलिमेंट ही है, तो उसमें मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं होगा, उसमें वर्ड यूज होगा एटम। तो 10 मोल्स ऑफ कार्बन का मतलब है 10 इंटू में 6.023 इंटू में 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो मेरे पास इतने कार्बन के एटम हो जाएंगे। अब अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 6.023 इंटू में 10 के पावर 24 एटम्स ऑफ कार्बन। तो मेरे पास इतने कार्बन के एटम हो जाएंगे। जो एलिमेंट है उसमें तो सीधा एटम ही निकलेंगे, एलिमेंट में तो सीधा एटम निकलेंगे, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की तो उसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ये बात आपको समझनी है। डन है? कोई दिक्कत है तो बताओ, मतलब कैसे? कोई दिक्कत होनी चाहिए, तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर बात करें, बस आपको ये याद रखना है कि अगर मेरे पास मास है तो मास से पहले हम मोल्स निकालते हैं और मोल से हम लोग मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मॉलिक्यूल से एटम निकालना हो तो वो डिपेंड करता है उसमें कितने एटम है। जैसे H2O में अगर हम H2O की बात करें और मुझे उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं, तो जितने भी मेरे पास H2O के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और मुझे अगर हाइड्रोजन के एटम्स निकालने होंगे तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स रहते हैं। ऐसे वो अभी आप क्वेश्चन करोगे समझ जाओगे। लेकिन अगर आप किसी एलिमेंट में खड़े हो, जैसे कार्बन एक एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके सीधा एटम्स आते हैं, सीधा एटम्स आते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स तो होते ही नहीं है। ठीक है ना? ये बात बस आप ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रख सकते हो तो फिर तो सब हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 160 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले, क्योंकि हम CBSE लेवल की बात करें, तो मास ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4, 160 ग्राम दे रखा है और हमें इसके मोल्स निकालने हैं, तो उसके लिए हमें मोलर मास ऑफ मीथेन निकालना होगा। तो मोलर मास ऑफ मीथेन कैसे निकालेंगे? कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, तो 12 प्लस 4 यानी कि 16 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इसकी SI यूनिट होती है। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका मोलर मास। अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मीथेन के, तो फॉर्मूला लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मास ऑफ मीथेन, वो भी ग्राम्स में, अपॉन में नीचे आ जाएगा मोलर मास। अब मास ऑफ मीथेन हमारे पास कितना है? 160, और मोलर मास हमारे पास कितना है? 16। इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर 10 मोल्स आ जाएगा। आई होप आपको पता हो, मोल्स के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो MOL होता है, बस E हटा देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। डन है? तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन रहा, इसमें सिर्फ मोल्स निकालने को बोले गए थे। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन पे आ जाएं एक बारी, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला है कैसे आपको पता हो? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना? कंटेन्स 5 मोल्स ऑफ इट। तो हमें सबसे पहली बात तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज दे रखा है जो कि है 5 मोल। हमें इसका मास निकालना है, तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है मोलर मास की। देखो एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर आपको किसी का मोलर मास सीधा याद है, जैसे मुझे पता है कि यार जो ग्लूकोज होता है उसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल होता है, तो अगर आपको किसी का मोलर मास सीधा पता ही है तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, आप बड़े हो गए हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, जैसे इसका 180 आएगा, लेकिन फिर भी अगर मान लो नहीं पता है, तो कार्बन का 12 होता है, इंटू में 6 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू में 12 हाइड्रोजन है,
और ऑक्सीजन का 16 इंटू में 6 होता है। तो यहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 180 ग्राम पर मोल। आंसर आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। अब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन में इसी का आ जाएगा मोलर मास। मास ऑफ ग्लूकोज और इसी का नीचे आ जाएगा मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 5 हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। मास ऑफ ग्लूकोज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास मोलर मास। मोलर मास हमारे पास कितना है 180। बोलो भाई। तो यहां से हमारे पास मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा 5 इंटू में 180 और 5 इंटू में 180 इज आई गेस 900 ग्राम्स। तो 900 ग्राम ग्लूकोज जब होगा तो हमारे पास उसके 5 मोल्स बनेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये बहुत इजी, ये आएगा ना 18 इंटू 5 90 होता है तो 900 ग्राम्स आ जाएगा। मास ग्राम में आएगा। मोलर मास, क्योंकि यार मोलर मास आपने ग्राम पर मोल में लिया तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो मास आएगा ग्लूकोज का वो ग्राम में आएगा। ठीक है जी। आप चाहो तो अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मास ऑफ ग्लूकोज जब कोई बड़ा नंबर आए, वरना छोड़ भी सकते हो 0.9 kg भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं काफी बड़ा नंबर है 900 ग्राम्स। ठीक है, केजी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इट्स ऑल सेम थिंग। ठीक है, डन, ओके। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.6 kg ऑफ ग्रेफाइट। सबसे पहली बात तो मास ऑफ ग्रेफाइट जो है, सबसे पहली बात तो मास ऑफ ग्रेफाइट आपको 0.6 kg गिवन है। इसे ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब भी मोल कंसेप्ट करेंगे तो मास किस में रहता है, ग्राम में रहता है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ ग्रेफाइट। आई होप आप सबको पता हो कि ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है। ग्रेफाइट का मतलब होता है कार्बन। ग्रेफाइट का मतलब कार्बन ही होता है। ग्रेफाइट तो मतलब कार्बन ही है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब तो कार्बन के ही बने हुए हैं ना। तो मोलर मास, अब बच्चे कभी कभार ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट का मतलब कार्बन ही है। तो मोलर मास ऑफ ग्रेफाइट आ गया, यानी कार्बन का मोलर मास आ गया 12 ग्राम पर मोल आ गया। अब कार्बन यानी ग्रेफाइट जो कि एक एलिमेंट है, उससे अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सीधा क्या मिल जाएंगे, एटम्स। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एक कंपाउंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा एटम्स नहीं मिलते हमें मिलते हैं मॉलिक्यूल्स। फिर अगर एटम निकालने हो इनकेस तो फिर हम उसको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। डन है। तो मोलर मास ऑफ ग्रेफाइट जो है 12 ग्राम पर मोल होता है। हमें नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स निकालने हैं, उससे पहले मोल्स निकालने होंगे। तो मोल्स ऑफ कार्बन यानी कि ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट के मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस और नीचे आ जाएगा हमारे पास मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना है हमारे पास 600 ग्राम्स और मोलर मास हमारे पास कितना है 12 है। अब अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो मेरे हिसाब से ये आ गया हमारे पास 5 और ये आ गया 50, तो 50 मोल्स हमारे पास आ गए। लेकिन हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आपके पास मोल्स हैं तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके सीधा एटम आएंगे अगर आप एलिमेंट में खड़े हो। लेकिन अगर आपके पास मोल्स हैं तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल आएंगे अगर आप किसी कंपाउंड में खड़े, जैसे ये एक कंपाउंड है, आप किसी कंपाउंड में खड़े हो तो अभी फिलहाल तो हम एलिमेंट में ही खड़े हैं, तो हमारे पास सीधा अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं, अगर हमें सीधा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं तो जितने भी हमारे पास मोल्स आए हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 से। तो 500 इंटू में 6.0, 500 या 50, नॉट 500, इट इज 50।
तो 50 इंटू में 6.023 इंटू में 10 की पावर 23। अब अगर मैं 50 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 5 से इसको करूं तो 6 5 30 पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया 30.1 23 को 5 से करेंगे तो 115 आ जाएगा ना, देख लेना यार, इतना तो संभाल लेना। इनटू में अब यहाँ पे एक जीरो था तो 10 की पावर 24, इतने एटम्स हमारे पास आ गए। वो आप कैलकुलेशन देख लेना अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती भी है तो। लेकिन हमारा मकसद कहने का ये है कि अगर आपके पास मोल्स आ गए हैं तो उससे आपको एटम निकालने हैं, और अगर आप एलिमेंट में खड़े हो तो सिर्फ आपको उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चा इस वाले हिस्से पे हमेशा कंफ्यूज रहता है, समझे। लेकिन जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आपको 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है। ग्लूकोज मतलब भाई एक मॉलिक्यूल है, मतलब कि एक कंपाउंड है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का क्या मतलब है, आओ जरा समझें। पहली बात तो मास ऑफ ग्लूकोज सीधा सीधा गिवन है 90 ग्राम्स, ठीक है जी। मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है 90 ग्राम्स। अब अगर मैं यहाँ से मोलर मास अभी हमने निकाला ही था, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल, वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ से सबसे पहले तो हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, फिर प्लान बनाएंगे। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो ग्लूकोज के मोल्स होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में नीचे आ जाता है मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में नीचे क्या आ जाता है, मोलर मास। अब मास ऑफ सब्सटेंस कितना है हमारे पास 90 और मोलर मास कितना है 180, तो 0.5 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब अगर मैं मोल्स को मल्टीप्लाई करता हूं एवोगाड्रो नंबर से, आप बताइए अगर मैं मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या मुझे एटम्स मिलेंगे, क्या मुझे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, क्या मिलेगा। और अगर मुझे एटम मिलेंगे तो किसके मिलेंगे, और मॉलिक्यूल मिलेंगे तो किसके मिलेंगे, ये जरूर लिखना, जल्दी लिखो। लिख दिया होगा, चेक करूंगा मैं, ईमानदारी वाली बात है यार, देखो ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगाड्रो नंबर तो मुझे मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे। तो यहां से पहले तो मैं निकाल लूं मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के अगर मैं मॉलिक्यूल्स निकालता हूं तो कैसे आ जाएंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मोल्स इनटू में एवोगाड्रो नंबर। तो 0.5 इंटू में 10 की पावर 23, इंटू में 6.023, तो है ठीक है, मस्ती हो गई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 को अगर मैं समझ लूँ 3.0115 आ गया ना, इंटू में 10 की पावर क्या भी आ गया, आगे 23 भी आ गया। तो इतने हमारे पास क्या आ गए, ये मॉलिक्यूल्स आए हैं। ये हमारे पास ग्लूकोज के क्या आए हैं, मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास ग्लूकोज के क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स। पर क्या हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकालने थे, नहीं, हमें ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने थे। अब अगर आप ग्लूकोज के फॉर्मूले पे नजर डालें विच इज C6H12O6, उसके एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम्स आपको दिख रहे हैं, मुझे उसके अंदर एक हाइड्रोजन का एटम नहीं दिख रहा है, 12 हाइड्रोजन के एटम है। एक ग्लूकोज के अंदर 12 हाइड्रोजन है, तो इतने सारे ग्लूकोज के अंदर कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 12 हाइड्रोजन है, हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 3.011 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। अब एक मॉलिक्यूल में अगर 12 हाइड्रोजन है तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन होंगे, इंटू में 12 कर देना है बस, जो भी आंसर आएगा इतने हमारे पास एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे।
H एटम्स, ऐसे लिखना सही है। यानी कि मैंने देखा कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन होते हैं, तो मैंने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोचो इसी सवाल में अगर मुझसे पूछा होता कि नहीं भाई ऑक्सीजन के एटम्स बताओ सिर्फ, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता? मैं इसको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करता। अगर मुझसे पूछा होता ऑक्सीजन के एटम्स तो मैं सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करता। अगर मुझसे पूछा होता कार्बन के एटम तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता। अच्छा, अगर मुझसे पूछते टोटल एटम बताओ कितने, टोटल एटम, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो फिर मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 6 और 6 12 और 12 टोटल 24 एटम्स मेरे पास हो जाएंगे। तो बस ये बात ध्यान रखनी है, जिसके एटम्स पूछे हो उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सिर्फ कार्बन के पूछे होते तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन के पूछे हैं तो 12 से कर लिया, ऑक्सीजन के पूछे हैं तो फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको? 6 से। टोटल पूछते तो 24 से मल्टीप्लाई हमें इसको करना था। डन है? ओके है? आगे बढ़े? कोई दिक्कत? ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, वो आप देख लेना और वहां से कर लेना। सिमिलर से ही है, सिमिलर, कुछ तो इसमें से एनसीईआरटी से ओवरलैप ही हो जाएंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मोल कंसेप्ट खत्म हो जाता है। मोल कंसेप्ट इस पूरे चैप्टर में लगेगा। मोल कंसेप्ट आपका कहीं ना कहीं मान के चलो 5th चैप्टर में दोबारा आएगा। मोल कंसेप्ट 6th चैप्टर में दोबारा आएगा। अब तो ये आता ही रहेगा, अब ये कभी जाएगा नहीं। अब तो ये आ गया ना, तो अब ये आता ही रहेगा, ये कभी जाने नहीं वाला। ठीक है। जैसे अब हम देखो एक टॉपिक आ रहा है हमारे पास, स्टोशियोमेट्री। अब स्टोशियोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि बेस्ड बेसिकली मोल कंसेप्ट के ऊपर ही है। मतलब है टॉपिक अलग, लेकिन यहाँ पे भी मोल्स की पढ़ाई आपको करनी ही है। क्या होता है स्टोशियोमेट्री, इसके बारे में अगर बात करें तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with number of moles of reactants and products, number of moles of reactants and products in a balanced chemical reaction. In a balanced chemical reaction, अगर आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, अगर आप एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पे काम कर रहे हो, तो उसमें जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं और जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उस पे जो डील करता है, उसके बारे में जो बात करता है, ऐसी पढ़ाई को हम स्टोशियोमेट्री कहते हैं। आप कहोगे समझ ही नहीं आया, अभी तो समझाया ही नहीं है, अभी तो परिभाषा लिखवाई है कि ऐसा ही पढ़ाई केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स पे खेलती है, उसे हम लोग कहते हैं स्टोशियोमेट्री। आओ जरा समझें स्टोशियोमेट्री क्या है। कुछ एग्जांपल लेंगे, आपके दिमाग में बत्ती जल जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं H2 और O2, ये रिएक्ट होके बनाते हैं H2O। अब सबसे पहली बात तो जब भी आप स्टोशियोमेट्री की पढ़ाई करोगे, आपको यह ध्यान देना है कि आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है तो स्टोशियोमेट्री की पढ़ाई हम नहीं कर सकते। स्टोशियोमेट्री की पढ़ाई हमेशा बैलेंस रिएक्शन के लिए होती है। अच्छा, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस्ड हो गई है। अब हम लोग स्टोशियोमेट्री की पढ़ाई करते हैं। तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि स्टोशियोमेट्री कहती है कि अगर आप इसके 2 मोल्स लोगे, ये जो आगे लिखे होते हैं, क्या लिखे होते हैं? मोल्स, कि अगर मैं हाइड्रोजन के 2 मोल्स लूंगा तो मुझे ऑक्सीजन का 1 मोल लेना होगा। अगर मैं हाइड्रोजन के 2 मोल लूंगा तो मुझे ऑक्सीजन का 1 मोल लेना होगा, और ऐसा करने पे इसके 2 मोल फॉर्म होंगे। बेटा मास की पढ़ाई अलग होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे, वो पढ़ाई अलग है। वो कहती है कि इन दोनों का मास मिला के जो आएगा वो प्रोडक्ट का मास होगा। अब हम मास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यार, हम मास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई अब मोल्स के बारे में हो रही है। तो ये रिएक्शन कहती है कि अगर मैं हाइड्रोजन के 2 मोल लेता हूं और ऑक्सीजन का 1 मोल लेता हूं तो मुझे वाटर के 2 मोल मिलेंगे रिएक्ट कराने के बाद। अब स्टोशियोमेट्री क्या कहती है, इसको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं कि मान लो मैंने इसके 50 मोल ले लिए, मान लो मैंने हाइड्रोजन के 50 मोल्स ले लिए। अब इसके 2 पे अगर इसका 1 लेना पड़ता है
तो इसके 50 पे इसके 25 मोल लेने होंगे। इसके 2 मोल पे अगर इसका 1 मोल लेना होता है तो इसके 50 पे इसके 25 मोल लेने होंगे, और इसके 2 पे इसके 2 बनते हैं तो इसके 50 पे इसके 50 मोल्स फॉर्म होंगे। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, वो सारी बातें तो आपको मान के चलनी है। अच्छा, मान लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर मैं 100 मोल ले लेता हूँ, H2 के 100 मोल लेता हूँ, तो स्टोइचियोमेट्री कहती है कि इसके 2 मोल पे इसका 1 लेना है, तो इसके 100 पे इसका हाफ यानी कि इसका 50 लेना होगा आपको। अब इसके 2 मोल पे इसके 2 मोल ही बनेंगे, तो इसके 100 पे इसके 100 मोल ही बनेंगे। इसे हम लोग स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा स्टोइचियोमेट्री की पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा आसान है, आंसर है ये तब तक तो आसान, वैसे तो आसान ही है, हर हाल में आसान है, लेकिन ठीक है अभी हम लोग बात कर रहे हैं जब हमें सीधा क्वेश्चन में मोल्स ही गिवन है, या अभी हम सीधा मोल्स पे बात कर रहे हैं। पर मजा कब आता है, जब हमें मास दे रखा होता है ना, तो मास पे खेलने पे हमें ज़्यादा मजा आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी मैं कराता हूँ आपको, तो हम मास पे उसके बारे में बात कर लेते हैं। आओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं, ऐसा फ्रेम कर लेते हैं कि कैलकुलेट मोल्स of oxygen required and moles of water formed when we take let's say 36 grams of water, when we take let's say 20 grams of H2 गैस। ठीक है, अब सबसे पहला काम स्टोइचियोमेट्री में आपको रिएक्शन बनाना होता है, बैलेंस्ड रिएक्शन, क्योंकि बिना उसके स्टोइचियोमेट्री की पढ़ाई नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम तो बैलेंस्ड रिएक्शन बनाना है। तो आओ जी, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो सबसे पहले तो हमने बैलेंस रिएक्शन बनानी है, तो ये हमने बैलेंस रिएक्शन बना दी। अब मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, जीवन में इसको आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। स्टोइचियोमेट्री की पढ़ाई हमेशा मोल्स पे होती है, मास पे नहीं। नंबर ऑफ एटम्स पे भी हो सकती है, बिकॉज बात एक ही है, लेकिन मास पे तो कभी नहीं होगी। स्टोइचियोमेट्री की पढ़ाई मास पे करनी ही नहीं है, कंफ्यूज ही नहीं होना है, मास पे करते ही नहीं है इसकी पढ़ाई। हमेशा मास को पहले कन्वर्ट करो नंबर ऑफ मोल्स में, हमेशा मास को पहले कन्वर्ट करो नंबर ऑफ मोल्स में। तो अगर मैं बात करूं तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास कितने होंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। हाइड्रोजन का मास हमारे पास कितना है 20, और हाइड्रोजन का मोलर मास हमारे पास कितना होता है 2। 1 का 1, 2 का 2 हो गया, तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स आ गए, 10 मोल्स आ गए। अब अगर मैं स्टोइचियोमेट्री की पढ़ाई लगाऊं, जो कि अब बहुत आसान हो गया है क्वेश्चन, 10 मोल्स हो गए। तो अब अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन हमारी कहती है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। हमने अब इसके कितने मोल्स ले लिए हैं, 10। स्टोइचियोमेट्री कहती है कि इसके 2 मोल्स पे इसका 1 लेना है, तो इसके 10 पे इसके 5 मोल्स लेने होंगे स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से। इसके 2 पे इसके 2 बनेंगे, तो इसके 10 पे इसके भी 10 मोल बन जाएंगे। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट होंगे, आंसर है 5, ये स्टेटमेंट लिखने जरूरी है। और मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड, पानी के कितने मोल्स बनेंगे, तो आंसर है 10 मोल्स बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी, एक और सवाल लेते हैं, आओ थोड़ा अलग सा ऐसा करते हैं, ये सवाल मास के ऊपर खेलते हैं, ठीक है, और फिर आपको 2 मिनट देंगे, आप इसे सॉल्व भी करोगे। ऐसा करते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ एमोनिया formed when 7 grams of nitrogen is, या 70 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर मिल जाएगा, when 70 grams of nitrogen is reacted completely
with हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3, है ना। अब अगर वैसे तो क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में रिएक्शन ना भी दे रखी हो तो भी आप करना जानना चाहिए, बट रिएक्शन चलो मैंने आपको दे दी, ध्यान रहे रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो, करने के लिए प्रॉपर आपको 2 मिनट मैं दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लीजिए, जल्दी से कर लो। दो मिनट ज़्यादा दे दिए वैसे मैंने, मतलब पूरा सॉल्व मत करना ना, रफ रफ कर लो यार, 2 मिनट ज़्यादा दे दिए वैसे तो, पर रफ रफ कर लो इसको, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार, ये टाइम वेस्ट मत कर देना, ठीक है, प्लीज़ कहीं आप इसको स्किप कर रहे हो, ईमानदारी से करो। अभी आप ऑफलाइन में बैठे होते तो हम आपके साथ कॉपी चेक कर करके देखते आप करो, तो वैसे ही बिहेव करो प्लीज़, ईमानदारी वाला काम करोगे तो ही मजा आया, धोखाधड़ी करोगे क्या फ़ायदा। ठीक है, हो गया बेसिक बेसिक। रिएक्शन को बैलेंस किए बगैर अगर आपने क्वेश्चन शुरू किया तो सब गलत वैसे ही हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा और यहाँ पे 3 लगाना होगा। अब स्टोइचियोमेट्री कह रही है कि अगर हमारे पास N2 का 1 मोल होगा तो NH3 का हमारे पास कितने मोल्स हो जाएंगे बच्चों, 2 मोल्स हो जाएंगे। N2 के 1 मोल पे NH3 के 2 हो जाएंगे। H2 का वैसे इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, बिकॉज H2 के ऊपर एक क्वेश्चन ही नहीं है, बट देखा जाए तो H2 के 3 मोल पे इसके 2 बनेंगे, ऑल दो H2 का भी कोई काम नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में मोलर मास, है ना भाई, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में मोलर मास। अब नाइट्रोजन का मास कितना है हमारे पास 70, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, एक का होता है 14, N2 का हो गया 28, एक का होता है 14 तो हमारे पास तो N2 है, तो N2 का हो गया 28, है ना भाई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 से करता है 10 आ जाता है और ये 4 आ जाता है, तो ये आ गया 2.5 मोल्स। तो हमारे पास N2 के जो मोल्स आ गए हैं वो 2.5 आ गए हैं, पक्का ना, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने। 70 अपॉन में 28, तो 70 को काटा 7 से तो 10 आ गया, इसको काटा तो 4 आ गया, और 10/4 2.5 मोल्स आ गए। अब अगर इसका अगर हमारे पास 1 मोल है तो आप देख सकते हो इसके 2 मोल्स हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मोल्स ऑफ NH3 जो हैं वो दुगने हो जाएंगे 2.5, क्योंकि इसके 1 पे इसके 2 हैं, तो अगर इसके 2.5 है तो इसके दुगने हो गए, विच इज 5 मोल्स। तो हमारे पास 5 मोल्स आ गए NH3 के, लेकिन हमें NH3 का मास निकालने को बोला हुआ है, ना कि मोल्स। अगर आप मोल्स पे रुक गए तो गड़बड़ी हो गई है, हमें मास निकालना है, मोल्स नहीं निकालना है, मास निकालना है। तो अब यहां से अगर हम लोग मास ऑफ NH3 निकालेंगे तो मास ऑफ NH3 का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स इनटू में मोलर मास, है ना। अब आप ये भी यूज कर सकते हो, बड़े हो गए हो, क्यों, मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन में मोलर मास, तो मोलर मास अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास का फॉर्मूला मोल्स इनटू में मोलर मास आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगा दो। मोल्स हमारे पास कितने आ गए हैं 5, और NH3 का मोलर मास N का होता है 14 और 3 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा, है ना। अब 17 इंटू में
5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा ना, 85 ग्राम आ जाएगा। अब अगर आपका आंसर ये सही आया था और आपने इसको 2 मिनट के अंदर अंदर किया था तो कमेंट सेक्शन पे ईमानदारी से अपनी अपनी कसम है, अपनी अपनी मुंडियों की कसम है, झूठ मत बोलना। अगर आपका आंसर आ गया था तो कमेंट सेक्शन पे आंसर लिख दो कि हाँ हमारा आया था, मैं उन बच्चों के नाम जानना चाहूँगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी स्टोशियोमेट्री और मोल कंसेप्ट की पढ़ाई हुई। अब अगली क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पेरिकल फॉर्मूला और कंसंट्रेशन, उन सब में मोल कंसेप्ट लगेगा। तो अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आया इसको दोबारा देखो, क्योंकि पिछले अब जो भी इस चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे। इसके ऊपर और क्वेश्चंस एनसीईआरटी में ट्राई कर लीजिए। थैंक यू सो मच।